नमस्कार साथियों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आज से प्रारंभ हो चुकी है। उसी क्रम में हम पूर्व प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और आज मैं फिर से आपके सामने संतुलित आहार और स्वास्थ्य को लेकर के 2017 में हुए 55 प्रश्नों का संकलन फिर से लेकर के आया हूं। उम्मीद है आप अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से आपसे 2 से 4 प्रश्न पूछे जाने की इसमें से संभावना बनती है, जो सीधे तौर पर आपको फायदा दिलाएंगे आपके सिलेक्शन में। सबसे पहला प्रश्न, व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 24 घंटे की आहार स्मृति, ऑप्शन 2 कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, ऑप्शन 3 खाद्य बारंबारता प्रश्नावली और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न। व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। 24 घंटे की आहार स्मृति का उपयोग किया जाता है। कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन भी किया जाता है। खाद्य बारंबारता प्रश्नावली भी अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ। एड्स एक खाली स्थान रोग है। एड्स एक क्या है, किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन 1 स्थानिक, ऑप्शन 2 महामारी, ऑप्शन 3 सर्वव्यापी और ऑप्शन 4 छिटपुट। तो एड्स क्या है? एड्स एक सर्वव्यापी रोग है, यानी ये तो सभी जगह है, पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में लेकर के रखा है, तो सर्वव्यापी रोग है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खाली स्थान की संभावना होती है, तो खाली स्थान की संभावना अधिक होती है। किसकी संभावना अधिक होती है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आयरन की कमी से पीड़ित यदि कोई किशोरी गर्भवती होती है तो किसकी संभावना अधिक होती है? ऑप्शन 1 समय से पहले प्रसव की, ऑप्शन 2 जन्म के समय अधिक भार वाले शिशुओं के जन्म की, ऑप्शन 3 जुड़वा शिशुओं की और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि समय से पहले प्रसव की संभावना ज्यादा हो जाती है। किस स्थिति में? कि जब किसी युवती को, जब किसी किशोरी को आयरन की कमी होवे तो वह जन्म से पहले प्रसव की संभावना उसमें ज्यादा हो जाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में खाली स्थान हो सकता है। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान आयोडीन की कमी से नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। क्रेटीनता या बामनता, ऑप्शन 2 रक्ताल्पता या एनीमिया, ऑप्शन 3 संक्रमण और ऑप्शन 4 एडिमा अथवा तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्रेटीनता या बामनता। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में क्रेटीनता अथवा बामनता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ। खाद्य उपयोग खाली स्थान पर निर्भर करता है। खाद्य उपयोग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 जैव उपलब्धता पर, ऑप्शन 2 सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर, ऑप्शन 3 स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। खाद्य उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो खाद्य उपयोग जैव उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, सुरक्षित और पीने योग्य जल पर भी निर्भर करता है, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं।
छठवें नंबर का प्रश्न कैंसिल हो चुका था, ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है ऑप्शन 1 साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन 2 बोटुलिज्म, ऑप्शन 3 शैवाल और ऑप्शन 4 कवक। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो जिसमें टाइफी शब्द आ रहा है वही टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में कौन से लक्षण का प्रकटन नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन 1 अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, ऑप्शन 2 सामान्य से कम तापमान, ऑप्शन 3 उदर की पतली दीवार से क्रमाकुंचन दिखाई पड़ना और ऑप्शन 4 सामान्यीकृत एडिमा। तो मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में कौन सा लाक्षणिक प्रकटन नहीं दिखाई देता है? तो सामान्यीकृत एडिमा उसमें नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 पोषण स्थिति बिल्कुल प्रभावित करती है, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास बिल्कुल प्रभावित करता है, आनुवांशिकी बिल्कुल प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को ये सारी बातें प्रभावित करती हैं। 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? कौन सा रोग युग्म विषाणुओं के द्वारा होता है? ऑप्शन 1 रेबीज एवं कर्णमूल शोथ अथवा गलसुआ, ऑप्शन 2 टाइफाइड और टिटनेस, ऑप्शन 3 हैजा और ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा रोग युग्म विषाणुओं के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि रेबीज एवं कर्णमूल शोथ अथवा गलसुआ रोग युग्म विषाणुओं के द्वारा होता है। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निर्मिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी त्वचा की मोटाई आदि खाली स्थान के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। तो ये किसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं? ऑप्शन 1 पेलाग्रा के, ऑप्शन 2 बायोटिन की कमी के, ऑप्शन 3 पोषण स्थिति के और ऑप्शन 4 त्वचा शोथ के। तो निर्मिति संबंधी मापन आदि किसके महत्वपूर्ण संकेतक हैं? तो ये सभी पोषण स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। खेसारी दाल में उपस्थित खाली स्थान नामक जीव विष कलाय खंज लेथीरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। खेसारी दाल में उपस्थित कौन सा जीव विष ऐसा होता है जिसके कारण से कलायखंज नामक रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन 1 बीटा गामा अमीनो अम्ल, ऑप्शन 2 बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन, ऑप्शन 3 बीटा हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और ऑप्शन 4 बीटा अल्फा अमीनो अम्ल। बोलिए कौन सा वह जीव विष है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक की वृद्धि और रख रखाव है। ऊतक वृद्धि और रख रखाव करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 प्रोटीन और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा बृहद पोषक तत्व कौन सा है जो ऊतक वृद्धि और रख रखाव में सहयोगी है? तो वह है आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न। पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता
अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना खाली स्थान के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन 1 पीईएम के साथ, ऑप्शन 2 बीएमआर के साथ, ऑप्शन 3 एसडीए के साथ और ऑप्शन 4 टीईई के साथ। किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि पीईएम के साथ में संबंधित है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कर्णमूल शोथ, गलसुआ या मम्स खाली स्थान का संक्रमण है। किसका संक्रमण है? ऑप्शन 1 कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन 2 अवचिबुकीय सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ऑप्शन 3 अधोजिह्वा ग्रंथि और ऑप्शन 4 अधोजंभ ग्रंथि। तो कर्णमूल शोथ या गलसुआ किसका संक्रमण है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्रंथि का संक्रमण है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक अनुपात 1 ग्राम वसा से खाली स्थान प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 8 किलो कैलोरी, ऑप्शन 2 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन 3 7 किलो कैलोरी और ऑप्शन 4 6 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता है और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 दूध का, ऑप्शन 2 अंडे की जर्दी का, ऑप्शन 3 दाल का और ऑप्शन 4 सिट्रस परिवार के फल यानी कि मौसम्बी, संतरा, नींबू आदि का। तो जिस बच्चे की वृद्धि मंदित है, चल नहीं पा रहा है और पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए पोषक तत्व के रूप में सिट्रस परिवार के फलों का सुझाव दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1 उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, ये भी सही है। औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया। एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो कि खाली स्थान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। किस प्रकार का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है? ऑप्शन 1 300 किलो कैलोरी का, ऑप्शन 2 500 किलो कैलोरी का, ऑप्शन 3 288 किलो कैलोरी का और ऑप्शन 4 400 किलो कैलोरी का। बोलिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि 300 किलो कैलोरी का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। और बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1970 में आरंभ किया गया था, भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था। 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक या डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम खाली स्थान पर केंद्रित है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम किस पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, ऑप्शन 2 जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, ऑप्शन 3 दंपति को व्यापक और उपयुक्त परामर्श और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम इन सभी चीजों पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम
और दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श पर आधारित है। 21वां प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता खाली स्थान के समतुल्य होती है। तो स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता किसके समतुल्य होती है? ऑप्शन 1 कुल ऊर्जा व्यय के समतुल्य, ऑप्शन 2 आंशिक ऊर्जा व्यय के समतुल्य, ऑप्शन 3 अपूर्ण ऊर्जा व्यय के समतुल्य और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बोलिए, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता खाली स्थान के लिए समतुल्य होती है। किसके समतुल्य होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, कुल ऊर्जा व्यय के समतुल्य होती है। 22वां प्रश्न देखते हैं, गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु या थायराइड ग्रंथि में खाली स्थान के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो गाइट्रोजन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं? वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु या थायराइड ग्रंथि में खाली स्थान के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। किसके उपयोग में? विटामिन B1 के, विटामिन B3 के, आयोडीन के या विटामिन B6 के। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन 1 15.5 सेंटीमीटर से अधिक, 13.5 सेंटीमीटर से अधिक, 12.5 सेंटीमीटर से कम और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कुपोषित की श्रेणी में किसे रखा जाएगा? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर से कम। 24वां प्रश्न देखते हैं, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तीसरी बार आपको करवा रहा हूं, यानी पिछले 5 पेपर में से प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। तो गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? ऑप्शन 1 उबकाई का, ऑप्शन 2 एडिमा का, ऑप्शन 3 उल्टियों का और ऑप्शन 4 दांतों में सड़न का। तो किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि दांतों में सड़न का अनुभव नहीं होता है। 25वां प्रश्न, विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल खाली स्थान भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन 1 पादप मूल के, ऑप्शन 2 जंतु मूल के भोज्य पदार्थों में, ऑप्शन 3 कवक मूल के या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि जंतु मूल के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। 26वां प्रश्न देखते हैं, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खाली स्थान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप चाहें तो हमारी गर्भावस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देख सकते हैं। गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खाली स्थान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। किसका संपूर्ण दिया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 आयरन एवं फोलिक अम्ल का, ऑप्शन 2 विटामिन ए का, ऑप्शन 3 विटामिन डी का और ऑप्शन 4 विटामिन के का। इस प्रश्न को भी 3 बार से ज्यादा आपको हल करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को आयरन एवं फोलिक अम्ल का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं, इसे किलोग्राम में, भार को मीटर में, लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे क्वेटलेट सूचकांक भी कहते हैं। ऑप्शन 1 BMI, ऑप्शन 2 BMR, ऑप्शन 3 RDA और ऑप्शन 4 DRI। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा BMI।
आगे बढ़ते हैं, 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन 1 वयस्क, ऑप्शन 2 किशोर, ऑप्शन 3 बुजुर्ग और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि बुजुर्ग समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है। 29वां प्रश्न देखते हैं। बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? ऑप्शन 1 अच्छा स्वास्थ्य होता है, ऑप्शन 2 संपन्नता होती है, ऑप्शन 3 मोटापा होता है या ऑप्शन 4 स्वस्थ जीवन शैली होती है। तो बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण से मोटापा होता है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण खाली स्थान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है विटामिन B12 की कमी के कारण? ऑप्शन 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि लोह न्यूनता रक्ताल्पता, ऑप्शन 2 पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन 3 सांस में दुर्गंध या ऑप्शन 4 दांतों में सड़न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है? क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण खाली स्थान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 कि पर्नीशियस एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल खाली स्थान जाए क्या दिया जाना चाहिए? ये प्रश्न भी कई बार आया था और इस बार भी आपको एक ना एक शिफ्ट में या एक से ज्यादा शिफ्टों में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये अनुशंसा की जाती है प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल खाली स्थान दिया जाए। ऑप्शन 1 बोतल से दूध या फिर आहार पिलाया जाए, ऑप्शन 2 दूध छुड़ाया जाए, ऑप्शन 3 स्तनपान करवाया जाए और ऑप्शन 4 डब्बे का दूध या आहार पिलाया जाए। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि स्तनपान करवाया जाना चाहिए। 32वां प्रश्न देखते हैं। पंचभोज्य समूह योजना खाली स्थान द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो पंचभोज्य समूह योजना किसके द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है? ऑप्शन 1 RDA द्वारा, ऑप्शन 2 UN द्वारा, ऑप्शन 3 यूनेस्को द्वारा और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा RDA के द्वारा। पंचभोज्य समूह योजना RDA द्वारा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। 33वां प्रश्न। फास्फोरस खाली स्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन 1 अस्थियों और दांतों, ऑप्शन 2 केस, ऑप्शन 3 लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्वन और ऑप्शन 4 स्वस्थ त्वचा। फास्फोरस किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा अस्थियों और दांतों के निर्माण में। 34वां प्रश्न देखते हैं। न्यूमोनिया की जटिलताएं खाली स्थान का कारण बन सकती हैं। न्यूमोनिया की जटिलताएं
किसका कारण बन सकती हैं? ऑप्शन 1 हृदय गति में वृद्धि का, ऑप्शन 2 सांस लेने में कठिनाई का, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो न्यूमोनिया की जटिलताएं हृदय गति में वृद्धि का भी कारण बन सकती हैं, सांस लेने में कठिनाई का भी कारण बन सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 35वां प्रश्न देखते हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टेमटाइटिस, जीवाशोथ ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विदरता यानी कि चेलोसिस खाली स्थान के लक्षण हैं। तो कोणीय मुखपाक, जीवाशोथ और ओष्ठ विदरता किसके लक्षण हैं? ऑप्शन 1 कैल्शियम की कमी के, ऑप्शन 2 राइबोफ्लेविन की कमी के, ऑप्शन 3 विटामिन सी की कमी के और ऑप्शन 4 विटामिन डी की कमी के। तो ये सभी किसके लक्षण हैं? ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण हैं। 36वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 मधुमेह, ऑप्शन 2 डिफ्थीरिया, ऑप्शन 3 क्वासरकोर और ऑप्शन 4 मेरास्मस। तो इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि डिफ्थीरिया एक संचरणशील रोग है। 37वां प्रश्न देखते हैं। विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है। विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? ऑप्शन 1 रक्तस्राव, ऑप्शन 2 वजन बढ़ना, ऑप्शन 3 पोलियो और ऑप्शन 4 क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। तो विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है रक्तस्राव। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? ऑप्शन 1 पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास बिल्कुल होना चाहिए। मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा भी की जानी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, कि डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदम हैं। 39वां प्रश्न देखते हैं। शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत खाली स्थान की अवधियों में से एक है। शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत खाली स्थान की अवधियों में से एक है। तो यह किसकी अवधि? ऑप्शन 1 तीव्र वृद्धि, ऑप्शन 2 दांतों की तीव्र निर्माण, ऑप्शन 3 तेजी से चलने या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, तीव्र वृद्धि। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खाली स्थान की अच्छी संभावना होती है। बहुत अच्छा प्रश्न। पोषक आहार लेने वाली और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में किसकी अच्छी संभावना होती है? बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आ चुका है। ऑप्शन 1 सामान्य प्रसव, ऑप्शन 2 सीजेरियन प्रसव, ऑप्शन 3 जटिल प्रसव और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा कि जो महिला पोषक आहार लेती है, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करती है, ऐसी महिला के सामान्य प्रसव होने की संभावना अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न। पर्दा या फिर घूंघट प्रथा खाली स्थान की उपलब्धता को घटाती है। किसकी कमी हो सकती है पर्दा और घूंघट प्रथा के कारण? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन सी, ऑप्शन 3 विटामिन डी या फिर ऑप्शन 4 विटामिन के। तो पर्दा या घूंघट प्रथा के कारण से विटामिन डी की उपलब्धता घट सकती है, क्योंकि जब हम घूंघट ओढ़ करके रखेंगे,
पर्दा डाल करके रखेंगे तो सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हमें नहीं मिल सकेगा। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 42वां प्रश्न देखते हैं। जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं वस्त्र, औषधियां। ऑप्शन 2 गेहूं, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल। ऑप्शन 3 सब्जियां और फल। और ऑप्शन 4 प्रतिरक्षीकरण। तो जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है सॉरी गेहूं, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खाली स्थान को जन्म देती है। स्वस्थ या सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः किसको जन्म देती है? ऑप्शन 1 भारी शिशु को। ऑप्शन 2 स्वस्थ शिशु को। ऑप्शन 3 अल्प विकसित शिशु को। या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी को। तो स्वस्थ या सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः किसको जन्म देती है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। 44वां प्रश्न देखते हैं। MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? MMR वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देती है? तो खसरा से भी सुरक्षा देती है, कर्णमूल शोथ से भी सुरक्षा देती है, रूबेला से भी सुरक्षा देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 45वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं? खाद्य सुरक्षा के निर्धारक विकल्प किसे छोड़कर? ऑप्शन 1 खाद्य उपलब्धता। ऑप्शन 2 खाद्य सुगम्यता। ऑप्शन 3 खाद्य उपयोग। और ऑप्शन 4 खाद्य विपणन या मार्केटिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, खाद्य विपणन या फिर मार्केटिंग। 46वां प्रश्न देखते हैं। सर्वव्यापी पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है? ऑप्शन 1 जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए। ऑप्शन 2 जब रोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसमूह में फैला हो। ऑप्शन 3 जब रोग केवल वृद्ध लोगों में फैला हो। और ऑप्शन 4 जब रोग अधिकांशतः शहरी जनसंख्या में फैला हो। तो सर्वव्यापी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को पेंडेमिक कहा गया। तो पेंडेमिक का अर्थ होता है कि जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण खाली स्थान वाले शिशु का जन्म हो सकता है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण किस प्रकार के शिशु का जन्म हो सकता है? ऑप्शन 1 जन्म के समय अधिक भार वाले। ऑप्शन 2 जन्म के समय कम भार वाले। ऑप्शन 3 जन्म के समय सामान्य भार वाले। या फिर उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण खाली स्थान वाले शिशु का जन्म हो सकता है। तो जन्म के समय अधिक भार वाले शिशु का जन्म हो सकता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48वां प्रश्न। अल्पपोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में खाली स्थान होने की संभावना अधिक होती है। अल्पपोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में क्या होने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन 1 प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की। ऑप्शन 2 प्रोटीन कुपोषण की। ऑप्शन 3 ऊर्जा कुपोषण की। और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। अल्पपोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में क्या होने की संभावना अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न। स्कर्वी खाली स्थान की कमी के कारण होता है, इस बार आने की संभावना है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन 1 विटामिन सी। ऑप्शन 2 वसा। ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट। और ऑप्शन 4 विटामिन डी। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। 50वां प्रश्न।
हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु खाली स्थान में रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु किसमें रहता है? ऑप्शन 1 नाक व गले में, ऑप्शन 2 आंत में, ऑप्शन 3 हृदय में और ऑप्शन 4 आमाशय में। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु किसमें रहता है? ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, नाक व गले में रहता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में छीड़ बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, टीकाकरण कहते हैं। सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं 52वां प्रश्न। 1 किलो कैलोरी खाली स्थान के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है? ऑप्शन 1 4.184 किलो जूल, ऑप्शन 2 4.284 किलो जूल, 4.148 किलो जूल और इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है? तो 4.184 किलो जूल के बराबर होती है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, आ सकता है। 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे खाली स्थान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल किसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 अस्थियों के विकास, ऑप्शन 2 यकृत के विकास, ऑप्शन 3 मस्तिष्क के विकास और ऑप्शन 4 नेत्रों के विकास। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पेपर में आने की संभावना है, जरूर हल करें। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि मस्तिष्क के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 54 नंबर का प्रश्न। किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से खाली स्थान हो सकता है। तो किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 किशोर अवटु अल्पक्रियता, ऑप्शन 2 पीईएम, ऑप्शन 3 पर्नीशियस एनीमिया और ऑप्शन 4 स्कर्वी। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से किशोर अवटु अल्पक्रियता हो सकता है। और 55 और आखिरी नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन एक मोनोसेक्राइड है? मोनोसेक्राइड कौन है? ऑप्शन 1 लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज या फिर रेफिनोज। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, गैलेक्टोज। इस प्रकार से अभी हमने संतुलित आहार और स्वास्थ्य से संबंधित 55 प्रश्नों का अभ्यास किया। इस पेपर में से कुछ प्रश्नों के आने की संभावना है, जो प्रश्न किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं और हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाएं। इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।